अब हम जाएंगे सईदाबाद बल्दिया टाउन, जहां पर टारगेट किया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन मास्टर मोहम्मद रफीक को। इस वक्त पूरा कराची जो है वो आग और खून की लपेट में है। ये कोई नई बात नहीं है, पहले कुछ इस तरह से होता था कि टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होता था और फिर रुक जाता था, लेकिन पिछले कई महीनों से हम ये देख रहे हैं कि ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। इस वक्त हम आए हैं मास्टर मोहम्मद रफीक साहब के घर, जिन्हें पिछले दिनों शहीद कर दिया गया। मास्टर साहब जो हैं 30 साल तक उन्होंने सिंधी की ज़बान की तालीम दी, स्कूल में पढ़ाया, और इसके अलावा उनके पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आज जब यहाँ पर उनके घर पे आए तो बहुत सारे लोग जो हैं इलाके के जमा हो गए हैं। ये एक पॉलिटिकल वर्कर भी थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MPA जो हैं हनीफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हनीफ साहब, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जो वाक़या हुआ, एक उस्ताद जो हैं उन्हें इस तरह से जो है टारगेट किया गया, आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कराची में जितनी भी टारगेट किलिंग हो रही है वो मखसूस एक गैंग वार है, कराची में जो जराइम पेशा लोगों का मजमुआ है, और आप देखें कि वो उनकी सरपरस्ती कौन लोग हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। पूरे शहर पिछले साल भी उन्होंने जो ना कराची के नौजवानों को जो कोई कॉलेज जा रहा था, कोई अपने रोजगार कमाने के लिए काम पर जा रहा था, उनको अगवा करके ले गए, उनकी गर्दनें काटी गई, उनको शहीद किया गया, कईयों को सैकड़ों की तादाद में नौजवानों को जो ना हलाक कर दिया गया, जख्मी कर दिया गया। पूरे शहर में ताजरों को भत्ते की पर्चियां दी जा रही हैं। थोड़ा सा हम मास्टर साहब के बारे में जानना चाहेंगे, खास तौर पे जरा बताएंगे। आपके उर्दू स्पीकिंग थे लेकिन उसके बावजूद सिंधी ज़बान पढ़ाते थे, आप बेटे हैं उनके, ये क्या बात है, मतलब किस वजह से जो है वो इस तरफ राग़िब हुए कि सिंधी की तालीम दें? असल में मेरे वालिद साहब इंटीरियर के रहने वाले थे, ज़्यादातर उनका वक्त सिंध में गुजारा था, तो अक्सर बेशतर जो है सिंधी बोलते रहते थे वो, इस वजह से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट उसमें था, इंग्लिश। कितने सालों से वो जो है तालीम के शोबे से वाबस्ता थे? तकरीबन जो है 20-25 साल हो गए हैं तालीम के शोबे से। इसके अलावा भी पढ़ने लिखने में उनका काफ़ी जो है रुझान बहुत ज़्यादा था। जो वाक़या हुआ क्या उस दिन का वाक़या जिस दिन उन्हें जो है टारगेट किया गया? 27 अगस्त को यहाँ से चले, हस्बे मामूल अरशद कुरैशी भाई हैं जो हमारे जॉइंट सेक्टर इंचार्ज हैं बल्दिया टाउन, उनके घर पे गए, वहाँ पर उन्हें उनके घर पे बेल दी। अरशद कुरैशी भाई जैसे ही बाहर आए तो 2 मोटरसाइकिल पर 4 मुसल्लह अफराद जिनका ताल्लुक गैंग वार से था, सब ने देखा कि वो कौन लोग हैं, वो गैंग वार के मुसल्लह अफराद, उन्होंने जो उनको टारगेट किया, जिससे दोनों रफीक भाई भी जख्मी हो गए, अरशद कुरैशी भाई भी जख्मी हो गए, और साथ में खातून थी जो वहाँ पर कपड़े सुखा रही थी, उनको गोलियां लगी, वो भी जख्मी हो गई। इन तीनों को हॉस्पिटलाइज किया गया। रफीक भाई को जो है ना अब्बासी शहर हॉस्पिटल में ऑपरेट किया गया, और अरशद कुरैशी भाई के चूंकि हेड इंजरी थी तो उन्हें आखान मुंतकिल किया गया। क्या किस बात की सजा दी गई? क्या पॉलिटिकल वर्कर होने की सजा दी गई है भाई, या वो उस्ताद थे, तालीम देते थे, इतने सालों से वाबस्ता थे एक स्कूल से, इस वजह की सजा दी गई है? क्या कहना चाहेंगे आप? सजा सिर्फ इस बात की थी कि वो हक की बात करते थे। कभी कोई गरीब अगर आ गया गेट के ऊपर के घर में 2 रोटी खाने के लिए अपनी जेब से निकाल के उनके देते थे, बस ये चीज देखने वालों को जो है ना नागवार गुजरी है। नाज़रीन, टारगेट किलिंग की जब बात की जाती है तो अमूमन कहा जाता है कि जनाब राहगीर जो है वो मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। भाई पॉलिटिकल वर्कर अगर मारा जा रहा है, और हम भी अगर आज यहाँ पर आ गए हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल वर्कर के पास जा रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के, तो मकसद ये है कि पॉलिटिकल वर्कर अगर है तो उसको भी इंसान समझें, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली है। कितने बहन भाई हैं भाई आप? 10 बहन भाई हैं। 10 बहन भाई हैं। कितनी भाई कितनी बहनें? 6 बहनें और 4 भाई हैं। बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं आपकी। मास्टर साहब की जो बेटियां हैं यहाँ पे, वो क्या कहना चाहेंगी? आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, सदर, वजीर आजम, उन तक क्या आवाज पहुँचाना चाहेंगी? बताइए, कौन बोलेगा? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए, जो वो हक की बात करते थे, लिहाजा उन्हें कत्ल कर दिया गया है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हम अपील करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी से और वजीर आजम से कि हमारे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ फैमिली के लोग मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, यहाँ पर जो है मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए हैं, आप लोग क्या आवाज उठाना चाहेंगे इस वक्त? जी बताइए। देखें, ये बहुत जुल्म हो रहा है, हर किसी के, कोई बाप बेटा कोई महफूज नहीं है। जो उर्दू जुबान वालों को इतना क्यों वो कह रहा है, उर्दू जुबान बोलते हैं। अब इनके घर में कितनी जिम्मेदारियां, 10 बहन भाई हैं, उन्होंने किसी की खुशी नहीं देखी, वो किसी के हक में बुरे नहीं थे। इतने सारे यहाँ पे हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे थे, हर किसी की जुबान से सुनो बहुत अच्छे थे, तालीम के लिहाज से भी वैसे भी बहुत अच्छे इंसान। जी, शहर चलता रहता है, कारोबार जिंदगी चलता रहता है,
अपनी अपनी रौनकें जो आबाद रहती हैं, कुछ बहुत बड़ा शहर हो चुका है ये कि शहर कराची, तो इसलिए कोई फर्क अब पड़ता नहीं है कि किसी एक मोहल्ले में किसी एक जगह पर जो है अगर कोई किसी को जो मार दिया जाता है, लेकिन जिसके घर में लाश जाती है, जिसके घर में कब प्यारा जाता है, आप उनसे जाके पूछें कि उनका आखिर क्या हाल होता है। आप लोग क्या आवाज उठाना चाहेंगे? मोहल्ले के लोग जहाँ पे जमा हो गए हैं एक बड़ी तादाद में, ये खून जो कराची में बह रहा है रुक नहीं पा रहा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मास्टर मोहम्मद रफीक, उसकी कितनी जायदाद है और वो किस जगह मतलब है रिहाइश पजीर थे, आज वो 10 बच्चों को छोड़ के गए। मेरी मीडिया के थ्रू कायद तहरीक और दुनिया की NGO से ये दरख्वास्त है कि उनके मजलूम बच्चों को जो है उस खूने नाहक का हक दिलाया जाए। दूसरी बात, ये सिर्फ एक मिनट रुके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। रेमंड डेविस जो है उसका मामला आता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कोई खुदकुश हमले में मरता है तो हुकूमत 2 लाख रुपए तो दे ही देती है। यहाँ जो टारगेट किलिंग में कराची में आज तक हजारों लोग मर गए, क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हुकूमत इनको ओन नहीं करती, हुकूमत इनको कुछ नहीं देती है? सर, इसके बारे में मैं यही अर्ज करूंगा कि हम हकीकतन बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं। कायद तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई ने यही दर्श दिया है। हमारी तहरीक दुनिया के सामने ये कह रही है कि 98% मजलूम तबके के ऊपर 2% ये जालिम तबका जो आबाद है, इसने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी। हमें शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से उतार के टारगेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन भाई बात यह है और लोग सवाल यही उठाते हैं कि आप भी तो हुकूमत का हिस्सा हैं। हनीफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं बल्दिया में, जनाब हुकूमत का हिस्सा हैं, मफाहमती अमल जारी है, जरदारी साहब के लिए MKM रैली निकालती है, इतना मोहब्बतें जो है चल रही हैं, तो फिर क्यों नहीं मसले हल होते? कराची में खून क्यों नहीं रुकता? देखिए, हमारी जो कोर कमेटी की सदर हमेशा हमने जो है ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, असेंबलियों के अंदर भी रिकॉर्ड कराया है। जब भी कराची में टारगेट किलिंग हुई है, चाहे हमारे MNAs, MPAs और सेनेटर ने अपने अपने फ्लोर पर इस बात को उठाया, इस इशू को उठाया और यहाँ तक हमने वॉकआउट भी किए, हमने एहतजाज शदीद कराया। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर जो है ना खुसूसी तौर पे इस वाबस्तगी की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की नस्ल कशी की जा रही है। एक मखसूस तबका है, उनकी सरपरस्ती कौन लोग कर रहे हैं, उन लैंड ग्रेबर की सरपरस्ती कौन लोग कर रहे हैं, मंशियात फरोश और ये टारगेट किलिंग और गैंगवार की सरपरस्ती कौन लोग कर रहे हैं, लोग जानते हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इस तरह मुझे तो इस तरह लग रहा है कि वो वलीमा खाने जा रहे हैं, ऑपरेशन तो नहीं हो रहा। वो ऑपरेशन तो हो रहा है तो पता चलता है कि रिजल्ट आना चाहिए। एक बार फिर मैं जो है फैमिली की जानिब आता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप सदर मुमलिकत से, वजीर आजम पाकिस्तान से, क्योंकि सदर मुमलिकत जो होता है पूरे पाकिस्तान का होता है, वजीर आजम जो होता है किसी एक इलाके का, मुल्तान का या गुजर खां का नहीं होता, वो पूरे पाकिस्तान का होता है। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये बहुत गलत हुआ है रफीक साहब के साथ, हमें इंसाफ चाहिए। ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? गाड़ियों में हमारे बच्चे, हमारे भाई जाते हैं, उनको गाड़ियों से उतार के मारा जाता है। ये कब तक इस तरह की कहानी चलेगी? क्या हमारे ऊपर ही इतना जुल्म होगा? क्या हमारे ही जवान, हमारे ही भाई जाएंगे? आखिर और लोग क्यों इस तरह, और लोग क्यों नहीं इस तरह मर रहे हैं? क्या हमारे उर्दू स्पीकिंग वाले मर रहे हैं? आखिर ये क्या वजह है? कब तक ऐसा होगा? हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि हमारे भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आप क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि पॉलिटिकल वर्कर की फैमिलीज ही हैं, तो आप अपनी पार्टी से क्या कहना चाहेंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से? क्योंकि MKM जो है इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, ये आप जिन लोगों को कुछ कह रहे हैं उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं को वोट दिए MKM ने भी। बस हमें इंसाफ चाहिए और कायद अल्ताफ भाई से यही अपील है कि हमारे भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पाकिस्तान के शहरियों की अगर उनकी जान की कोई कीमत, कुछ थोड़ी सी भी अगर कुछ है, कोई वैल्यू है, तो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत जो है इसमें फेल हो गई है। आप क्या समझते हैं हुकूमत क्यों फेल हो गई है? दोस्तों आप बताएंगे? आप में से कौन बताना चाहेगा? क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? जनाब जी प्लीज। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये जितने भी केसेस हुए हैं, जब भी ये हुकूमत आई है तो जितने भी एक्सटॉर्शन केसेस हुए हैं, सैकपिक केसेस हुए हैं, जितने भी हुए हैं, इसी हुकूमत की वजह से जब भी हुकूमत आती है कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैं हुकूमत से सिर्फ यही कहूँगा, टू द पॉइंट, you should focus on basic 4 principles of Islam. First, justice. Second, equality. And third, fraternity. And fourth, tolerance. But justice is for all and ये सब बातें क्या उन्हें नहीं मालूम जो आप बता रहे हैं? क्या है ये उन्हें मालूम है, लेकिन जस्टिस सबके लिए होना चाहिए, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। अगर एक है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो
آپ لوگوں کو تو یہی ہے کہ آپ لوگ امیر ہیں اور آپ لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پستہ غریب ہی ہے. ٹھیک ہے جی, غریب پستہ ہے اور غریب کیا کر لیتا ہے زیادہ سے زیادہ. اس وقت کراچی میں سیزن کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر چھوٹا پولیٹیکل لیڈر ہے تو چلے ایک محلہ بند ہو گیا, اگر تھوڑا سا بڑا جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے تو اس علاقے کے اندر اس سڑک پہ جو ہے ایک بس جلا دی یا وہ روڈ بند ہو گئی, تھوڑا سا علاقے کا ٹریفک جو ہے جام ہو گیا, باقی پورا شہر جو اپنی طرح اسی طرح سے چلتا رہا. روزانہ فیگرز آتے رہے, کسی دن 10, کسی دن 5, کسی دن 15, اور یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے. کیا وجہ ہے جناب کہ پہلے تو سیزن آتا تھا, جیسے بارشوں کا موسم ہوتا ہے, ٹارگٹ کلنگ کا موسم ہوتا تھا کراچی میں, لیکن ابھی یہ ایک ایسا خون کا موسم ہے کہ جو بالکل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. آپ اپنے آپ کو جو محفوظ سمجھتے ہیں یا رہتے ہوئے یہ بتائیے, بلدیہ کے علاقے میں ہمیں بھی یہاں تک پہنچنے میں بڑی مشکل ہوئی ہے, آپ بتائیے آپ لوگ محفوظ سمجھتے ہیں؟ چاچا جی آپ بتاؤ. بالکل ہم بالکل نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. جناب آپ لوگ بتاؤ, محفوظ سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بالکل محفوظ نہیں سمجھتے. جب چاہے آتے ہیں, جب گنے لے کے آتے ہیں, گینگوار کے لوگ ہوتے ہیں, اور ہم کیا کہیں گے ان کو, گن ہو بھی تو ہم کیا کر سکیں گے سامنے, پھر ہم گن لے کے تھوڑی گھومیں گے, عوام گن لے کے گھومے گی. عواموں کو تو رہنے کے اپنے گھر سے کام سے گھر, گن کون لے کے گھومے گا؟ جن کو اجازت دی جاتی ہے گنوں کی وہ لے کے گھوم رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مارا جا رہا ہے لوگوں کو. یہ بتاؤ, روزانہ خبریں ملتی ہیں, تم لوگ بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہوگے کہ 8 لوگ چلے گئے, 10 لوگ چلے گئے, کسی دن 15 کا فیگر ہے, کسی دن 20 کا فیگر ہے, کوئی بہت ہی 1-2 دن ایسے گزرتے ہیں کہیں جو فیگر 1 یا 2 کا ہوتا ہے, یا کوئی چھٹی ہو جاتی ہے کوئی ایک دن. تو یہ کیا تم فیگر دیکھتے ہو؟ یہ جس طرح سے یہاں پہ ماسٹر صاحب کی جو لاش پہنچی ہے, یہاں پر جو اس گھر کے یہاں پہ سوگوار موجود ہیں, یہاں پہ رو رہے ہیں, کیا سب انتظار کر رہے ہو کہ خدا نخواستہ تم لوگ کے گھروں میں بھی یہ بات ہو تو پھر جاگو گے؟ بتائیں چاچا جی. سر ابھی مطلب میری بہن یا بچی نے مطلب آپ کو اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے بھائی محفوظ نہیں ہے. ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جس طرح ہمیں باہر روڈوں پر شناختی کارڈ, آئی ڈی کارڈ چیک کر کے اتار کے مہاجر ہونے کی بنیاد پہ شہید کیا جاتا ہے, اللہ نہ کرے اگر کل یہی مطلب ہے ہمارے گھروں تک بات پہنچی تو آج جس طرح مطلب ہے ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی ماسٹر محمد رفیق کو شہید کیا گیا, کل اسی طرح یہ ہم کھڑے میں یہ شہید ہوں گے اور ہماری ماں بہنوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا یوتھ فیتھ اینڈ یونٹی فیتھ ڈسپلن. ٹھیک ہے, لیکن میرے بھائی لیکن ٹھیک ہے سر, آپ یہ بتائیں, ٹھیک ہے اپنی بات تو کر رہے ہیں, لیکن ہر جان قیمتی ہے پاکستان میں, معصوم جو ہے پاکستان میں, اور پولیٹیکل ورکر ہونا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے. اگر کوئی پولیٹیکل ورکر ہے وہ مارا جا رہا ہے تو جمہوریت کیسے چلے گی؟ یہ نوجوان جو ہیں یہ سیاست میں کیسے آئیں گے؟ اگر انہیں کسی سیاسی جماعت سے وابستگی یہ اختیار کر لیں اور انہیں کل مار دیا جائے تو اس کا مطلب تو یہاں سے جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے, یہ صرف یہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں یہاں پہ. تو آپ لوگ یہ بتاؤ میرے دوستو کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کیسے رک سکتا ہے؟ کوئی تجویز دینا چاہو گے؟ جی. سیاست کے اندر تو ہم جب آئیں گے جب ہمارے دل کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا. ہمارے دل میں اتنا خوف ہے, اتنا ڈر ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلے, کوئی پتہ نہیں وہاں سے گولی آ جائے, کوئی پتہ نہیں وہاں سے گولی آ جائے. ہم صبح کام پہ جاتے ہیں, گھر والوں کو فکر ہوتی ہے بچہ واپس آئے گا یا نہیں. لیکن جان ہر ایک کی قیمتی ہے, چاہے وہ کوئی سی بھی زبان بولتا ہو, چاہے اس کا کوئی بھی جو ہے لسانی اعتبار سے تعلق ہو, چاہے اس کا کوئی بھی فقہ ہو, اس کا کوئی بھی مذہب ہو, وہ پاکستان میں ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے جان و مال کا تحفظ دینا, اور کسی کی بھی جان جو اس طرح سڑک پہ نہیں جانی چاہیے. اس کے لیے آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح نہیں مرنا چاہیے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو, اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو, اس کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو, اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, اس کو تحفظ ملنا چاہیے. جان و مال کا تحفظ حکومت دے. جی بولیں بتائیں. جی پاکستانی ہم سب بھائی ہیں, یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ سب پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے, اگر حکومت جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ کسی کو اس طرح روڈوں پہ قتل کیا جا رہا ہے, ناحق قتل کیا جا رہا ہے. اس کے لیے میڈیا کا کردار بھی اہم ہے, اور میڈیا کو اور مزید کوشش کرنی چاہیے تاکہ آگے تک یہ بات پہنچانی چاہیے. کب تک یہ ہم لوگ خون کی ہولی یہاں کھیلتے رہیں گے, یہ لوگ کراچی میں کب تک برداشت کریں گے ہم لوگ؟ ماسٹر محمد رفیع صاحب کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ میں یہی کہنا چاہوں گا میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے بھائی کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے, اور اس طریقے سے اگر سیاسی ورکر قتل ہوتے رہیں گے, پچھلے سال ماہ رمضان میں لاتعداد اردو بولنے والوں کو ایک بدنام زمانہ جو دہشت گرد ہیں وہ قتل کر چکے ہیں, آن ریکارڈ ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, اور میرے بھائی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. لہذا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں
کہ محمد رفیق بھائی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے. جس طرح سے نمائش ہوتی ہے لاشوں کی، جس طرح نمائش ہوتی ہے اس فیگرز کی جو روزانہ آتی ہیں، اس طرح سے کچھ نمائش ہونی چاہیے ان مجرموں کو بھی کہ روزانہ کتنے پکڑے گئے ہیں اور کتنوں کو سزا دی گئی ہے. ان کی ہولی کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، اور اگر لوگ جو ہیں وہ نہیں سوچ رہے ہیں، نہیں جاگ رہے ہیں، تو خدا کے واسطے جن کے پاس اختیار ہے اگر وہ نہیں جاگ رہے ہیں تو عوام پورے پاکستان میں جو مختلف شہروں میں موجود ہیں انہیں سمجھنا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان سب چیزوں کو روکا جا سکے.